बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से प्रश्न रिपीट होते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट आप 2022, 2023, 2024 और 2025 वाला बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देख करके जाइएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग साइंस के प्रश्नों को, यानी कि विज्ञान के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए प्रश्न पढ़ेंगे कि 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था। देखिए, अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इस तरह से आपका रिवीजन भी होगा। और फ्रेंड्स देखिए, सेशन के एंड में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था। देखिए, बहुत ही बेसिक प्रश्न जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए बहुत हार्ड नहीं पूछा जाता है। आप निश्चिंत होकर के तैयारी करिए, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 अवस्थाएं। कौन कौन सी? तो एक ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। मेन यही 3 होता है, ठोस, द्रव और गैस। और चौथी अवस्था प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5वीं अवस्था है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मात्रक, आप एक नज़र जरूर पढ़ करके जाइएगा। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से आपके पेपर में रहेगा। तो देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है ये एम्पियर होता है। एम्पियर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, वोल्ट जो होता है ये विभवांतर की एसआई इकाई होती है। ओम जो होता है ये प्रतिरोध की एसआई यूनिट होता है, ओम ऐसे डिनोट किया जाता है। और कूलम्ब जो होता है ये आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, वाट जो होता है, वाट जिसको कि हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इस तरह से पूरा वाट लिखा जाता है, ये आपका पावर का यानी कि शक्ति का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा। देखिए सभी ऑप्शन को पढ़िएगा। हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस क्या होती है? हल्की गैस होती है, अतः हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा हवा से हल्का होता है, इसलिए यह ऊपर की ओर उठेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फटाफट बता दीजिए। चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए, और ये ऊपर उठता है और कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद हवा का घनत्व घटता है और हाइड्रोजन युक्त गुब्बारा का घनत्व ज़्यादा हो जाता है, जहाँ से यह ऊपर जाना संभव नहीं हो पाता है और यह नीचे आने लगता है। इस प्रकार से गुब्बारा कुछ ऊंचाई पर ऊपर जाने के बाद हवा में तैरता रहता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है। तो मैंने बताया था कि ये जो राइबोसोम होता है इसको कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो राइबोसोम क्या होता है? तो राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य होता है, क्लियर। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक लाइजोसोम है, लाइजोसोम को भी याद रखिएगा। लाइजोसोम को कोशिका की
आत्महत्या की थैली यानी कि आत्मघाती थैली कहा जाता है। और एक माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। अच्छा, कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है, बताइए। तो देखिए यहाँ पर दक्षिण भारत पूछा गया है। तो देखिए दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में जो है जाड़े के मौसम में दिसंबर जनवरी महीने में लौटते मानसून, जिसको कि रिटर्निंग मानसून कहा जाता है, उसी से वर्षा होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वापसी मानसून। और एक पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर आप देख सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है, उत्तर पश्चिम भारत में जो है सबसे अधिक सर्दी और प्री मानसून सीजन का वर्षा इसी से होता है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ से होता है। और दक्षिण भारत में जो होता है तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में वर्षा, ये जो है रिटर्निंग मानसून के कारण होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है। तो देखिए परमाणु संख्या को जो है निरूपित किया जाता है किससे? तो इसको जेड से निरूपित किया जाता है, ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान को यहाँ पर ए लिखा गया है, परमाणु द्रव्यमान को इससे निरूपित किया जाता है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान E इक्वल टू कितना होता है? तो P+N होता है। P क्या है यहाँ पर? P जो है प्रोटॉन की संख्या है और N जो है न्यूट्रॉन की संख्या है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रासायनिक प्रतिक्रिया में यहाँ पर AQ जो प्रतीक है ये क्या दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर रासायनिक जो अभिक्रिया है उसमें AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है इसका मतलब? एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, और यानी कि जलीय विलयन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जलीय विलयन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है, ज्वेलरी वगैरह बनाने में? तो सोना, चांदी, प्लेटिनम, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है ना। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये पुस्तक किसने लिखी है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये कई दफ़ा एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। तो देखिए ये पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है, और इस किताब में उन्होंने जीवों के उद्भव के बारे में किए गए शोधों का संकलन किया हुआ है। तो चार्ल्स डार्विन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए देखिए प्रिज्म से जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में ये विभाजित हो जाता है। आपको याद रखना है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो यहाँ पर प्रिज्म राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त होगा इसमें से? चाल समय ग्राफ के ढाल से, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए चाल समय ग्राफ के ढाल से त्वरण प्राप्त होता है। त्वरण आपको पता है ना, एक्सेलरेशन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा त्वरण, ठीक है ना। और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और त्वरण जो होता है ये सदिश राशि है, इसे भी आप ध्यान रखिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? विटेकर ने, तो देखिए जैव वैज्ञानिक R.H. विटेकर, इनका पूरा नाम है R.H. विटेकर। इन्होंने जैव वर्गीकरण के लिए कुल 5 मानदंडों का इस्तेमाल किया था। यानी कि इन्होंने संपूर्ण सजीव जगत को 5 वर्गों में बांटा था। ये 5 वर्ग हैं मोनेरा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये 5 वर्ग याद रखना है आपको, मोनेरा, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा? प्रोटिस्टा। तीसरा हो जाएगा आपका फंगस या फंगाई बोलिए, फंगाई या फंगस बोलिए, ठीक है। चौथा हो जाएगा आपका प्लांटिया यानी कि पौधे, और 5वां हो जाएगा एनिमल, ठीक है ना, जानवर। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? आपको याद रखना है, तो R.H. विटेकर ने। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है। चलिए अच्छा, वर्गीकरण आया हुआ है, वर्गीकी का पिता किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को बोला जाता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, चक्षु पब्लिकेशन का यह बुक है, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा
2026 के लिए। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है और पूरा जो आपका सिलेबस है, पूरा जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित है। देखिए इस बुक की खासियत मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो दिया गया है कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंक के पूछे जाएंगे। तो ये पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ देखिए विषय सूची में आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो अभी 2025 में पेपर हुआ है। 2024 का भी इसमें, 2023 का भी, 22 का भी क्वेश्चन पेपर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विषय है पूरा यहाँ पर डिटेल में जो है सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे सभी विषय के। हिंदी का देख लीजिए, उसी प्रकार से सामान्य विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन का, इंग्लिश का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग का। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो और यहाँ पर देखिएगा पूरा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। और ख़ास बात क्या है कि इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है वो पूरे डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत ही बेस्ट बुक है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए चक्षु के स्टडी गाइड के साथ साथ आप चक्षु पब्लिकेशन का बिहार डीएलएड का ये प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं और आप अपनी तैयारी को इसके साथ और भी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वह कारक जो वाष्प उत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है, बताइए। तो देखिए प्रकाश की तीव्रता तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ग्रीन हाउस गैस की मात्रा तापमान बढ़ाने वाले कारक हैं जो वाष्प उत्सर्जन की दर भी बढ़ाते हैं। वाष्प उत्सर्जन की दर वायु के वेग पर भी निर्भर करता है। वायु के वेग बढ़ने पर वाष्प उत्सर्जन का दर बढ़ता है और घटने पर वाष्प उत्सर्जन का दर घटता भी है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा वाष्प उत्सर्जन की दर जो है ऑक्सीजन की मात्रा पर जो है ये निर्भर नहीं करता है, इसको प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर पर सेकंड हो और आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंग दैर्घ्य का यूनिट यह है, इसको लैम्डा बोला जाता है। इसका मान सेंटीमीटर में क्या होगा, तो आपको पता है तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा इक्वल टू होता है क्या, v/f। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा ये आपका क्या है, चाल है, यहाँ पर दिया गया है। और f जो है यहाँ पर देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, मैंने बताया है ना। तो यहाँ पर v हो जाएगा आपका कितना 340 और ये हो जाएगा आपका 1700। 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है ना। यहाँ पर नीचे 10 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा ना। तो ये आपका हो जाएगा 0.2 और आएगा किस में, तो यहाँ पर देखिए मीटर में है, इसीलिए मीटर में आएगा। जब इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करिएगा तो ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग हो क्या कहलाते हैं। यौगिक जिनका अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र अलग होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर। क्या बोला जाता है उसको, आइसोमर बोला जाता है, आइसोमर। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बताइए, तो हिंदी में ज़रा आप लोग बताइए तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हिंदी में बोला जाता है समावयवी। ठीक है ना, इसको आइसोमर बोला जाता है अंग्रेजी में। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जैव विघटित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जाता है। तो जो जैविक खाद निर्माण होता है ना, जैविक खाद बना करके जिसको कि कंपोस्टिंग बोला जाता है, उसी में जो है जैविक विघटित कचरे जिसको कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोला जाता है उसका विघटन करके जैव खाद का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली कई बार मैंने आपको बताया है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड या कभी कभी आपको लिपिड भी मिल जाता है, इसी से बनी होती है। ठीक है ना, प्लाज्मा झिल्ली। और मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। और जो आपके पौधे हैं उसकी कोशिका भित्ति तो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये सब आप जरूर याद रखिए। चलिए क्वेटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था। क्वेटो सम्मेलन तो ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, क्वेटो सम्मेलन। ठीक है ना, याद रखिएगा किससे संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट बताते चलिए आंसर। देखिए आप लोग कमेंट करते चलिएगा ना, तो इससे आपका रिवीजन भी होते चलेगा। चलिए तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत धारा में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र कौन सा है, बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताते चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताइए,
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें से? तो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए एमीटर होता है ना, विद्युत परिपथ में धारा का मान मापने के लिए बताया था ना, एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एमीटर दिया गया है, ठीक है ना, एमीटर का प्रयोग होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कृमि खाद जिसको कि वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, उसको बनाने हेतु निम्न में से किस कीड़े का उपयोग किया जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट में देखिए ऑप्शन ए, बी, सी और यहाँ पर डी दिया गया है। तो केचुआ का प्रयोग किया जाता है वर्मी कंपोस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और देखिए अब यहाँ से जो है सामाजिक अध्ययन का सोशल स्टडीज का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। 20 प्रश्न साइंस के होते हैं और 20 प्रश्न सामाजिक अध्ययन, यानी कि टोटल जीके जीएस के 40 प्रश्न होते हैं। चलिए, भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था बताइए? तो भारत में पहली बार 1863 में जो है पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दिया गया था? तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दिया गया था बताइए? तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दिया गया था? देखिए, ये बिहार से रिलेटेड जो है एक तरह का प्रश्न है, ठीक है ना, बिहार से रिलेटेड प्रश्न ये आपका कह सकते हैं। बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कब फांसी दिया गया था? तो इनको 1785 में जो है ना भागलपुर में बरगद के पेड़ से लटका करके इनको फांसी दिया गया था, ठीक है। ये आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? 1785 में, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है बताइए? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है, ठीक है। और इस पद हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अलग अलग क्षेत्र हैं: अफ्रीका, एशिया प्रशांत, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र तथा पश्चिम यूरोप और अन्य देशों से बारी बारी से एक एक व्यक्ति का जो है प्रतिवर्ष चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये संयुक्त राष्ट्र महासभा पूछा हुआ था, ठीक है ना, इसीलिए 1 साल होगा। बट अगर संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल जो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 47 है, ठीक है ना, अनुसूचित जनजातियों के लिए, और अनुसूचित जातियों के लिए 84 है। तो यहाँ पर पूछा गया जनजातियों के लिए 47 और अनुसूचित जाति के लिए 84। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखिएगा ताप्ती नदी का उद्गम जो है ना ये अमरकंटक में नहीं है, इसका उद्गम सतपुड़ा श्रेणी से होता है। बाकी नर्मदा, सोन और जो जोहिला रिवर है इसका उद्गम होता है अमरकंटक पठार से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो सबसे अच्छा उपाय है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन इत्यादि हाइड्रोकार्बन मिले होते हैं। इसका उपयोग घरेलू खाना बनाने वगैरह में यूज किया जाता है एलपीजी। और सीएनजी का क्या फुल फॉर्म होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसको बोला जाता है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है? अपतटीय तेल क्षेत्र, तो इसमें से आपका हो जाएगा मुंबई हाई हो जाएगा, क्लियर, इसको आप ध्यान रखिएगा। दिग्बोई कहाँ पर है? असम में है, मैंने आपको बताया है। अंकलेश्वर गुजरात में है। रॉलेक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो रॉलेक्ट कानून आया था 1919 में, ठीक है ना, और क्रांतिकारी गतिविधि जो थी उस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लाया गया था। इसको काला कानून भी कहा जाता है क्योंकि इसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दिया जाता था। इसीलिए इसको न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई जो है वकील एक तरह से कहा गया कि इसके अंतर्गत इस तरह का प्रावधान था। तो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए 1919 में रॉलेक्ट एक्ट आया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो इसमें से देखिए चेस्टनट का वृक्ष पाया जाता है, ठीक है ना। ये चेस्टनट जो है ये पर्वतीय सदाबहार वन में पाया जाता है, और भारत में ये पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं।
उसके बाद देखिए लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो कहने के लिए लोकतंत्र में शासन तो जनता करती है, लेकिन मलाई खाता है नेता सब, है ना। तो यहाँ पर जनता हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने बताया था ना कि असम राज्य में है और पहला तेल शोधक कारखाना असम के दिगमोई में ही है, ठीक है ना। 1901 में जो है इसकी स्थापना हुआ था, तो यहाँ पर असम हो जाएगा। चलिए हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है, हुगली कहाँ पर है, तो हुगली पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है ना, कोलकाता हावड़ा के क्षेत्र में। तो कोलकाता हावड़ा यहाँ पर दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, राज्यसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति कौन है, जरा आप लोग मुझे तुरंत कमेंट करके बताइएगा। ये प्रश्न आपके लिए है। देखते हैं कि कितने लोग अच्छे से सीरियस तैयारी कर रहे हैं। झारखंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो झारखंड देखिए बिहार से अलग हुआ था ना, कब, तो 15 नवंबर सन 2000 को, याद रखिएगा 15 नवंबर को। और देखिए बिहार हुआ था बंगाल से अलग 1912 में, बिहार बंगाल से अलग हुआ था और बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था। फिर बिहार और उड़ीसा अलग होता है 1936 में, और फिर बिहार से झारखंड अलग हो जाता है सन 2000 में 15 नवंबर के दिन। तो ये इतिहास याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल एक मौसम, निम्नलिखित में से कौन सा फसल का एक मौसम नहीं है, बताइए। तो देखिए सर्दी फसल का जो है एक मौसम नहीं होता है, सर्दी में आप देखते हैं कि उस समय नहीं होता है, जबकि खरीफ, रबी, जायद ये सब होते हैं। सर्दी थोड़ी ऐसा कुछ मौसम है, मतलब फसल है। चलिए, और अगर हम रबी की बात करते हैं तो रबी की बुआई अभी हुई होगी, आप गांव के रहने वाले लोग हैं, आपको पता भी होगा कि इस समय गेहूँ, चना, मटर, सरसों ये सब बोया जाता है, ये रबी फसल है। खरीफ फसल में चावल, बाजरा, रागी, मक्का ये सब आता है, ठीक है। जायद में जो होता है तरबूज, ककड़ी, खीरा ये सब आता है। चलिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 6 वर्षों का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 जो है सदस्य सेवानिवृत्त भी होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील यहाँ पर उलर झील हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है, तो देखिए वनावरण अभी पूछा जाएगा ना, तो लगभग 8% आप याद रखिएगा। ये प्रीवियस ईयर का है, इसीलिए यहाँ पर 7.84% दिया गया है ऑप्शन में, बट अभी आप याद रखिएगा 8%, क्लियर। और सबसे ज़्यादा जो है कैमूर में है और सबसे कम शेखपुरा में है। सबसे सघन वन पश्चिम चंपारण में है, ये सब आप याद रख लीजिएगा। सर्वप्रथम जो है कॉमन सेंस की रचना किसने किया था, तो कॉमन सेंस की रचना जो है ये थॉमसन पेन ने किया था, 1776 में पहली बार प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थॉमस पेन हो जाएगा राइट आंसर। और फ्रेंड्स आप लोग अपना स्कोर बताइए कि इन 40 प्रश्नों में से कितना आपने सही आंसर दिया। लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए।